छोटे भाई कुलदीप जी, हमारे मंच पे बैठे हुए हम सभी के अगुआ आदरणीय रमाकांत पांडे जी, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हम सभी के जो जर्नलिस्ट यूनियन में नेतृत्व करते हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट आदरणीय मनोज वर्मा जी, और हमारे बीच में एक और पत्रकार आदरणीय राम नारायण जी बैठे हैं, जिनको मैं बहुत दिनों से पत्रकारिता के क्षेत्र में चुपचाप बिना किसी विवाद के लगातार निरंतर काम करते हुए देखता हूं। ऐसे हमारे राम नारायण जी और हमारे मंच पर बैठे हुए सभी विभिन्न मंत्रालयों से आए हुए हमारे सभी अतिथिगण। आज का विषय है विकास के पथ पर भारत। अब जहां तक मेरा मानना है, सबकी अपनी अपनी बात, सबका अपना अपना विचार हो सकता है, लेकिन जहां तक हमारा मानना है कि आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास के पथ पर भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और आज ऐसे समय पे किया गया है, कल एक ऐसे महापुरुष या महामानव कहिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जहां कहीं भी हों, पूरे राष्ट्र और समाज पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और विकास के साथ साथ अगर अटल जी की बात की जाए तो उनका एक डायलॉग बहुत फेमस था, मुझे याद आता है कि गाड़ी का पहिया जितना तेज दौड़ेगा, विकास की रफ्तार उतनी तेज हो। मतलब रोड जितने अच्छे होंगे, सड़कें जितनी अच्छी होंगी, उतना ही विकास होगा। तो नेशनल हाईवे का जो उसमें विकास था, और एक उनके समय में बहुत अच्छी योजना आई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और उस पे आज भी सरकार काम कर रही है। उस समय मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूरी जी को नेशनल हाईवे मिनिस्टर बनाया गया था, और बहुत ही सख्त प्रशासक माने जाते थे। शायद 3-4 किलोमीटर पहले उसके प्रतिदिन जो है नेशनल हाईवे बनते थे, लेकिन जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो उसके कुछ दिनों के बाद 11 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनना शुरू हो गया भारत में। और आज की खैर बात ही खत्म की जाए, और आज के कितना बन जाए, कितना बना लेंगे, कोई उसकी काउंटिंग नहीं है। एक बार 24 घंटे के अंदर करीब 200 किलोमीटर एक युद्ध स्तर पर काम करके पूर्वोत्तर भारत में 200 किलोमीटर हाईवे बना एकदम। और आज हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं माननीय नितिन गडकरी जी, तो ऐसे विकास पुरुष बन गए हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर मोदी जी की सरकार बार बार रिपीट होती है तो उसमें नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा रोल है नेशनल हाईवे। और मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं। हम लोगों को कभी कार से अगर जाना होता था गांव की तरफ, तो जैसे एकदम लगता था कि हम कहाँ जाके फंस जाएंगे, कहाँ गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन जब से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना हुआ है, तब से वहां जाना इतना आसान हो गया है। और किसी शहर का जब विकास होता है, अभी के अयोध्या इस समय बहुत ही केंद्र बना हुआ है, तो केंद्र इस मामले में नहीं कि 500 से जो समस्या लटकी हुई थी उसका समाधान हुआ है, बल्कि वहां के अगल बगल के जिलों को लगता है कि अब हमें दिल्ली नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी रोजी रोजगार के लिए, मुंबई नहीं जाने की पड़ेगी, बड़े किसी महानगर में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उस शहर में रहते ही, अयोध्या में ही रहकर आने वाले वर्षों में हमारे बच्चों का भविष्य वहां सुरक्षित होगा और वही रोजगार मिलेगा। जहां तक विकास की बात है, तो विकास जिन लोगों के हाथ में होता है, यानी देश का जो नेतृत्व करते हैं, उनकी योजना क्या है, उनकी नीतियां क्या है, उनकी नीयत क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें ये लगता है कि ये प्रकार में जैसे भी हो, हमको सत्ता में बने रहना है, देश का कुछ हो या ना हो। मगर मेरा मानना है कि इस समय जो भारत का नेतृत्व है, वो उस रास्ते पर नहीं है। उनका यह है कि हम जितने दिन सत्ता में रहें, देश के लिए कुछ कर दें, चाहे वो देश का सामाजिक विकास हो,
सांस्कृतिक विकास हो या बुनियादी ढांचा का विकास हो, सभी तरीके का। जम्मू कश्मीर आपके सामने है। विकास के मामले में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे किसी समय में बीमारू प्रदेश कहा जाता था। आज उत्तर प्रदेश के, अभी मेरी गांव में कल फोन पे बात हुई थी, हमारे यहाँ तो बात बात पे गोलियां चलती थी, छोटी छोटी समस्याओं से समाधान पाने के लिए लोग मर्डर कर देते थे। चलो एक आदमी हमारे लिए सेंटर बना हुआ है, इसको निपटा दो, समस्या का समाधान हो जाए। मगर इस समय किसी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मर्डर कर दे। बड़े बड़े जो माफिया टाइप के विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उन्हें लगता है कि अगर हमने कोई आज के समय में ऐसा कोई गलत कदम उठा लिया तो बहुत भारी पड़ सकता है, और पड़ भी रहा है। मेरा जिला आजमगढ़ है, वैसे उसको तो एक समय ऐसा था कि आजमगढ़ के लोग दिल्ली मुंबई में जाते थे, अपने जिले का परिचय नहीं देते थे। कोई गोरखपुर बताता था, कोई इलाहाबाद बताता था, कोई वाराणसी बताता था। लेकिन आज बड़े गर्व के साथ लोग कह सकते हैं वहां यूनिवर्सिटी बनी है, अच्छे अच्छे रोड्स बन रहे हैं, विकास हो रहे हैं। अब ठीक है भाई, कुछ सबको नहीं दिख रहा होगा विकास, लेकिन दिख रहा बहुत लोगों को। एक ऐसा दौर था कि जब प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति को कहा जाता था कि वो छोटी बातें नहीं करेंगे, वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लाल किला मैदान में जब वहां से भाषण देते थे लोग, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन जहां व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना एक है कि आम जनता जो निचले स्तर की है, गली मोहल्ले में जो रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो बड़े बड़े माफियाओं से नहीं परेशान होती। वो जो गली मोहल्ले के लुच्चे लफंगे, जो छिछोर टाइप के आवारा लोग होते हैं, उनसे ज्यादा परेशान होते हैं। किस सम्मानित व्यक्ति को किस चौराहे पर वो गाली देंगे, किसके साथ क्या बदतमीजी कर देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अगर इस तरीके की बातें शीर्ष स्तर का जो अपना देश का नेतृत्व करने वाले हों, चाहे प्रदेश के करने वाले हों, अगर उन समस्याओं पर ध्यान दें। हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले सफाई अभियान की बात की। सफाई अभियान हालांकि बहुत पुरानी बात है, महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया था, स्वच्छता को लेकर, लेकिन उस चीज को प्रधानमंत्री जी ने याद दिलाया लोगों को, और अपील की लोगों से कि आप सभी लोग इसको व्यवहार में लाएं। तो धीरे धीरे सब अपने व्यवहार में लेके आए। ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो उसके प्रति भी लोगों का नजरिया धीरे धीरे बदला है कि बेटियां जितनी पढ़ेंगी उतना घर शिक्षित होंगे, संस्कारित होंगे। अभी मन की बात कार्यक्रम में बता रहे थे कि शादियों में जो बेहिसाब खाना लोग बर्बाद करते हैं, उसे बचाया जाए। एक दो उन्होंने स्वयं सहायता समूह जो है, उनको इस चीज की जिम्मेदारी सौंपी है कि आप लोग अपने यहाँ लोगों को प्रशिक्षित करें, जिससे वो खाना ना बचाएं, वो खाना बर्बाद नहीं करें। और एक सबसे विकास के जो पथ की बात होती है, तो नेतृत्व का सबसे बड़ा काम यह होता है कि जब लोग संकट में पड़े या देश संकट में हो, तो मैदान छोड़कर भागे नहीं, डटकर मुकाबला करें। ऐसी स्थिति अपने देश में आई थी जब कोरोना आया था। तब बड़े बड़े देश, जिनको ये लगता था कि स्वास्थ्य सुविधाएं वहां की सबसे उत्तम क्वालिटी की है, घुटने के बल लेट गए थे लोग, कुछ काम नहीं कर रहा था कि क्या करें। तो अपनी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति में जो भी उपाय बताए गए थे हमारे, वही उस समय कहीं से कोई आता तो घर में लोग उसका पाँव धुलवाते थे, हाथ धुलवाते थे। उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। पीपल के पेड़ के घर के आगे पीछे लगाए जाते थे भाई ऑक्सीजन की दृष्टि से। नीम का पेड़, बरगद का पेड़, ऐसे बहुत सारी चीजें थी। तो प्रधानमंत्री जी ने इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से याद दिलाया कि अगर आप सभी लोग, जब वो कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, घंटा बजवा रहे हैं, घड़ियाल बजवा रहे हैं, मोमबत्ती जलवा रहे हैं, उसका धीरे धीरे ये है कि भाई अगर हम जो चीजें छोड़ चुके हैं, जिनसे दूर जा चुके हैं, अगर हम उस तरफ आएंगे तो धीरे धीरे हमको बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आयुर्वेद सीधे आयुर्वेद कहता है कि अगर अपने भोजनालय को औषधालय में तब्दील कर दिया जाए तो बीमारियां तो साफ आएंगी। मतलब कि जहां एलोपैथ ये कहता है कि पहले बीमारी हो जाए तो उसका समाधान करें। अगर कुछ समस्याओं को छोड़कर देखें तो सर्जरी के अलावा एलोपैथी में बहुत कुछ है। लेकिन जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद की सीधे सीधे एक सोच है कि बीमारी को पैदा ही न होने दिया जाए,
बीमारी होने से पहले ही उसको जड़ से खत्म कर दिया जाए। मुझे 3-4 साल पहले एक बार फीवर आया, जब ये 2 महीनों का नवरात्र के समय में सीजन आता है तो उसमें बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं। तो मैं किसी डॉक्टर के पास गया था, वहाँ एक 76 साल के फौजी बैठे हुए थे। तो बोले कैसे बीमार हो गए? मैंने कहा जी हो गया, मुझे कैसे पता है? तो बोले अरे वही तो पूछ रहा हूँ क्यों हो गए। जब आपको पता नहीं है, उस चीज की जानकारी रखनी चाहिए कि जब मौसम चेंज होता है तब किस चीज की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, गर्मी में क्या खाना चाहिए, ठंडी में क्या खाना चाहिए। तो ये भी अगर चीजें धीरे धीरे समाज के अंदर बढ़ती हैं, लोगों में जन जागरण आता है, जागरूकता आती है, इसे भी एक विकास का पैमाना माना जाना चाहिए कि भाई इस मामले का भी विकास बहुत बड़ा विकास है। कोरोना है, आप सभी लोग देख